गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी हमारी। फ्रांसीसी क्रांति हमने पढ़ ली है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, प्रभाव, कब हुई, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट जो है 3rd चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति के आगे का वो हमको पढ़ना है, वो है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो हम जो ये फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं वो इस औद्योगिक क्रांति के साथ समाप्त हो जाएगी। तो आपके 3rd ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है समाज शास्त्रीय चिंतन के मूलाधार, उसकी एक यूनिट हमने खत्म कर लिया, आप ये समझिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। देखो बच्चों, औद्योगिक क्रांति जो है वो 1760 से 1830 के बीच में हुई थी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का आविष्कार जो हुआ वो मशीनी युग के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? मशीनी युग के नाम से जाना जाता है। अब इसका कारण ये है कि यही वो युग था जिसमें अधिकांश कार्य हाथों की जगह मशीनों से होने लगे थे। छोटे से छोटे काम के लिए व्यक्ति मशीन पर निर्भर हो गया था। मतलब तकनीकी का जो युग है, जो आज हम एक बड़े लेवल पर जो तकनीकी युग देख रहे हैं, वो उसकी जो शुरुआत है वो इस 18वीं शताब्दी से मानी जाती है कि ये 1760 से 1830 का की जो अवधि थी, इसमें ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सोचने विचारने की जो क्षमता थी वो विकसित हुई। और हमारा जो समाजशास्त्र विषय है उसकी स्थापना में इसका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, तो हम ये दोनों क्रांतियां ही इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम समाजशास्त्र के विकास या उद्भव की बात करें तो इन दोनों क्रांतियों का सबसे बड़ा योगदान था। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको साफ स्पष्ट बता दूं कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप इन चीजों को रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो ये भूल जाना। रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। क्या करना है? समझना है। अगर आप रटोगे तो जब तक पहली लाइन याद नहीं आ जाती आप पूरा का पूरा पैरा नहीं लिख पाओगे। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने जवाब किताब की भाषा में दें, जरूरी यह है कि आप अपने जवाब अपनी भाषा में दे पाए। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप अच्छे से अपनी बात सामने वाले को कह सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद को समझना है कि क्या है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। वैसे जनरली माना जाता है कि 3rd ईयर का ये जो फर्स्ट पेपर है बहुत टिपिकल है, ऐसा है नहीं। इसमें और पढ़ने में मजा आता है क्योंकि इसमें थिंकर्स हैं, इसमें जो जितने भी समाजशास्त्री हैं उनके बारे में जानने समझने का मौका मिलता है। इन लोगों के बारे में कि इन लोगों की विचारधाराएं कैसी थी, मानसिकताएं कैसी थी और किन परिस्थितियों में रहने के बावजूद इन लोगों ने समाज के लिए अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आगे औद्योगिक क्रांति, तो लिखिए आप औद्योगिक क्रांति, हेडिंग डाल देना औद्योगिक क्रांति 1760 से 1830। औद्योगिक क्रांति 1760 से 1830। ठीक है, देखिए ये औद्योगिक क्रांति आपके सामने स्क्रीन पर मैंने शेयर की है, 1760 से 1830। इस क्रांति का जो सूत्रपात है वो कहां से हुआ? 1767 में। ठीक है, 1767 में ब्रिटेन में स्पिनिंग जेनी मशीन के आविष्कार के साथ हुआ। इसके आविष्कारक थे जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने ये स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बनाई और इस मशीन का काम था कपड़े बुनने का काम। क्या काम था? कपड़े बुनने का काम। पहले आपको पता है ना, वो सूत से कपड़ा पहले काटा जाता था, पहले सूत काटी जाती थी, फिर उसका धागा बनाया और उसके बाद कपड़ा बनाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। तो इस बहुत बड़ी प्रक्रिया को छोटी प्रक्रिया में बदला और कम समय में अधिक कपड़ा बुना जाने लगा। तो इस क्रांति का सूत्रपात इस मशीन से हुआ था। ठीक है, और उसके जस्ट कुछ सालों के बाद, जैसे 67, 68 और 69 में नार्क आर्क राइटर ने वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार किया। ये एक प्रकार की मशीन थी जो उन्होंने आविष्कार किया, मतलब यहाँ से मशीनी युग का प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे
30 तक का जो काल था उसमें इतने उपकरण और नई तकनीकियों का विकास हुआ कि इन उपकरण और नई तकनीकियों के विकास से बहुत सारे बदलाव आए, नए नए वर्ग बनकर उभरे, लोगों की विचारधाराओं में बदलाव हुआ, नए वर्गों के साथ लोगों ने सामंजस्य करने का प्रयास किया, जो काम घर में किया जाता था वो घर से बाहर निकलकर किया जाने लगा। कैसे? पहले लोग छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े बड़े रोजगार में रहने लगे, कारखाना, फैक्ट्रियों का निर्माण होने लगा। क्योंकि क्या, कुछ मशीनें तो छोटी थी जो घर में लग जाती थी, लेकिन कुछ मशीनें बड़ी थी जिनको घर के बाहर लगाने की आवश्यकता थी। तो जब घर के बाहर मशीनें लगाई जाने लगी तो फैक्ट्री प्रणाली विकसित हुई। कौन सी विकसित हुई? फैक्ट्री प्रणाली। ठीक है, तो उत्पादन के क्षेत्र में फैक्ट्री प्रणाली का जो विकास हुआ वो 1767 से 1830 के बीच में हुआ। ठीक है, यही वो काल था जब लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। यही वो समय था जब शहरों में रहकर लोगों ने अपने विचार बदले, अपनी मानसिकताओं को बदला। यही वो समय था जब छोटे छोटे गांव जो है वो खाली होने लगे और बड़े बड़े जो शहर थे वो महानगरों में परिवर्तित होने लगे। कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र थे जिनके आसपास लोगों का जमावड़ा रहने लगा, गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ। ठीक है, प्लस रोजगार के लिए जब लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे तो गांवों में जो छोटे मोटे रोजगार थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए। जो संयुक्त परिवार थे वो टूटकर न्यूक्लियर यानी कि एकल परिवार में बदलने लगे। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रभाव थे जो इस औद्योगिक क्रांति के कारण हुए। ठीक है, और इसी के कारण समाज की जब व्याख्या की गई तो देखा कि समाज में औद्योगिक क्रांति से पहले और औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारी संस्थाएं बदली, बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी बातें बदली। समिति, समूह, समुदाय, इन सब के नॉर्म्स, सबके वैल्यूज, सबके मूल्य, सब में बदलाव आया। ठीक है, और जब इन सारी चीजों में बदलाव आया तो सीधी सी बात थी कि आपने अपने समाज का जो एक रेखा चित्र मानकर आप चल रहे थे उसमें बदलाव आया। ठीक है, वो जो रेखा चित्र था उसमें आपके बदलाव आया। तो लिख लीजिए इसे थोड़ा सा, औद्योगिक क्रांति लिखिए इसमें। औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण एवं औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली काल यूरोप तथा अन्य देशों एवं महाद्वीपों में, यूरोप तथा अन्य देशों एवं महाद्वीपों में 1770 से 1830 के दशक तक के 1770 से 1830 के दशक तक के 1830 के दशक तक के काल के रूप में निश्चित किया जा सकता है। काल के रूप में निश्चित किया जा सकता है। निश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट में लिखिए अगला इसी में, इस क्रांति का सूत्रपात ब्रिटेन में 1767 ब्रिटेन में 1767 में स्पिनिंग जेनी कपड़ा बुनने की मशीन के साथ कपड़ा बुनने की मशीन के
आविष्कार के साथ हुआ। कपड़ा बुनने की मशीन के आविष्कार के साथ हुआ। मशीन के आविष्कार के साथ हुआ। इस औद्योगिक क्रांति ने विश्व के अनेक देशों में इस औद्योगिक क्रांति ने विश्व के अनेक देशों में उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों, उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किए। उत्पादन के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किए। इस क्रांति से विश्व के सभी समाजों में, इस क्रांति से विश्व के सभी समाजों में कई परिवर्तन हुए। नए वर्ग उभरे। पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हुई। नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। समाजशास्त्रियों के चिंतन के नए क्षेत्र उभरे। ये सब कुछ विभिन्न यांत्रिक आविष्कारों से संपन्न हुआ। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया अभी कि इस क्रांति का सूत्रपात 1767 में ब्रिटेन में स्पिनिंग जेनी नाम की इस मशीन के आविष्कार के साथ हुआ। इसके आविष्कारक थे जेम्स हॉर्विट्ज। ये जो थी वो कपड़ा बुनने की मशीन थी। पहले जो चरखे से काटा जाता था उसकी जगह अब इस मशीन को लगाया गया और वो कुछ चौखर टाइप का एक मशीन होता था जिसमें वो कपड़ा आसानी से कम मजदूरों में बुना जाने लगा। ठीक है, और इसके जस्ट 2 साल के बाद वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार हुआ। ये वाटर फ्रेम मशीन जब बनाई गई तो ये मशीन बहुत बड़ी थी, इसको घर में नहीं लगाया जा सकता था। तो अगर इसको घर में नहीं लगाया गया तो इसको घर से बाहर लगाया गया। तो जो उत्पादन के साधन थे वो घर से बाहर निकले, उत्पादन की जो प्रणाली थी वो घर से बाहर निकली। तो जो किसान थे वो श्रमिक बन गए, मजदूर बन गए। जब उन्हें अपने घर से बाहर, क्योंकि किसान किसानी कर रहा था गांवों में तो, लेकिन जब उसे लगा कि हाँ अब रोजगार के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा, क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई थी। देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब परिवर्तन आते हैं तो उन परिवर्तनों का प्रभाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर
या किसी एक समाज पर नहीं पड़ता, अपितु उस परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण समाज पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव था वो गांवों पर तो सबसे ज्यादा पड़ा, क्योंकि जब गांवों ने देखा कि शहरों की ओर पलायन हो रहा है तो उसका कारण क्या था कि आपको अधिक पैसा मिल रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो ये जो किसानी जो है या खेती जो है वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड है। मानसून अच्छा हुआ तो खेती अच्छी होगी, मानसून अच्छा नहीं है तो खेती अच्छी नहीं होगी। तो जब आपको पता हो उसमें भी खेती लगभग 6 महीना 4 महीना 7 महीना ऐसे ही कुछ डिवाइडेशन होता है, सारे 12 महीने तो खेती होती नहीं है, तो बाकी के कुछ महीनों में जो व्यक्ति बेरोजगार बैठा रहता है वो यही सोचता है कि मैं इस चीज को छोड़कर बाहर जाता हूँ तो मैं रेगुलर काम कर पाऊंगा और थोड़ा ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। तो लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे और ये 1769 के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि वाटर फ्रेम मशीन जो थी वो घर के बाहर निकली थी। ठीक है, तो औद्योगिक प्रणाली जो है वो घर के बाहर निकली, तो ये जो प्रणाली जब बाहर निकली तो फैक्ट्री प्रणाली का आविष्कार हुआ। मतलब फैक्ट्री नाम का जो अपन जो फैक्ट्री या कारखाने सुनते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो 1769 के बाद आया। ठीक है, तो यहीं से आपकी फैक्ट्री प्रणाली शुरू हुई। अब जब ये फैक्ट्री प्रणाली घर से बाहर निकली, जब उत्पादन की प्रणाली, तो उसके 10 वर्षों के बाद क्रॉम्पटन महोदय ने इंग्लैंड में एक म्यूल मशीन का आविष्कार किया। किसका किया? म्यूल मशीन का आविष्कार किया। और ये म्यूल मशीन भी औद्योगिक क्रांति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मशीन थी, क्योंकि इसके बाद तो प्रत्येक व्यक्ति हाथों की जगह यंत्रों से बनी वस्तुओं का प्रयोग करने लगा। आपने देखा है अभी अभी लास्ट आपने अपने घर के आसपास वो स्वेटर बुनते हुए किसको देखा है? देखा है किसी ने? पता है क्यों? क्योंकि हाथों से बनी हुई वस्तुओं का स्थान यंत्रों से बनी हुई वस्तुओं ने ले लिया है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आज का दौर आप देखें तो तकनीकी का युग इसीलिए कहा जाता है कि एक मनुष्य जो है वो पूरी तरह से मशीनों से घिर गया है। सवेरे उठने से लगाकर रात को सोने तक आप अपने आसपास मशीनें ज्यादा पाएंगे, इंसान कम पाएंगे। ठीक है ना? उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं। लगभग 90% लोग, मैं आपको आंकड़ा बता दूं, लगभग 90% लोग सवेरे उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं कि अगर मोबाइल चेक नहीं करेंगे तो अगली सांस आएगी ही नहीं हमारी, है ना? तो सबसे पहला काम है मोबाइल चेक करना। क्या है वो? मशीन। पंखा चालू करना है, बटन। क्या है? मशीन। एक पिन से लगाकर बड़ी बड़ी मशीनों तक पूरी तरह से हम डिपेंडेबल हो गए हैं मशीनों पर। आजकल तो रोटी बनाने की मशीन भी आ गई है, बर्तन क्लीन करने की मशीन भी आ गई है, और आटा मैश करने की मशीन भी आ गई है। रोटी बिल्कुल ही उतर के थाली में आ जाए वैसी मशीन भी आ गई है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हाथों से किया जाए, है नहीं है, क्योंकि हर काम के लिए इंसान मशीन के ऊपर डिपेंड हो गया। तो ये तकनीकी का युग। जो स्वेटर हाथ से बुना जाता था अब घर पे अब मिलता है मार्केट में, तो आप किसी महिलाओं को आज के दौर में स्वेटर बुनते हुए नहीं देखेंगे। आज के दौर में ये होता है हाथ में, इससे टाइम पास हो जाता है ना? उसके लिए उनको उसकी जरूरत नहीं होती कि वो ऐसे स्वेटर बुनेंगे। तो ये चीज है। हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद इतने बदलाव आए कि समाज पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। लोगों के बीच में आपस में जो प्रेम था कि 5 औरतें मिलकर एक साथ बैठ के कुछ काम करती थी, वो सीपों से वो बनाती थी, ये डिजाइन बनाती थी, या इसका ये करती थी, ये सारी चीजें क्या है? ये बदलाव है सब, ये चेंजेस हैं सब। ठीक है, जो आज के हमारे नए दौर को बता रहे हैं। और आज का तो मतलब बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं हम, औद्योगिक क्रांति से भी बहुत आगे चले गए हैं। वो तो उस समय की औद्योगिक क्रांति थी जिसने समाज को पूरी तरह से बदला था। आज का जो युग है वो तो हम ये कहेंगे ही नहीं कि वो कोई और ये दूसरा युग है, ये तो एक अलग ही दुनिया है जहां पर हम रह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। यांत्रिक आविष्कार और औद्योगिक क्रांति। यांत्रिक आविष्कार और औद्योगिक क्रांति। यांत्रिक आविष्कार और औद्योगिक क्रांति। इसमें लिखना, इसमें पॉइंट्स डाल देना थोड़े से। पहला पॉइंट लिखना, 1767 में
कपड़ा बुनने का यंत्र, 1767 में कपड़ा बुनने का यंत्र जो कि एक आयताकार मशीन थी, जो कि एक आयताकार मशीन थी। इसके 2 साल के बाद, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना, इसके 2 साल के बाद वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार, वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार। इस नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इसे घर में नहीं लगाया जा सकता था, इसे घर में नहीं लगाया जा सकता था। इसके लिए विशेष भवन की आवश्यकता पड़ी, इसके लिए विशेष भवन की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं से उत्पादन की प्रणाली को घर से बाहर निकाला, यहीं से उत्पादन की प्रणाली को घर से बाहर निकाला और परिणाम स्वरूप फैक्ट्री प्रणाली का आविष्कार हुआ। परिणाम स्वरूप फैक्ट्री प्रणाली का आविष्कार हुआ। फैक्ट्री प्रणाली का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट लिखिए, इसके 10 वर्ष के बाद, इसके 10 वर्ष के बाद 1779 में 1789 में 1789 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने इंग्लैंड में म्यूल मशीन का आविष्कार किया। सैमुअल क्रॉम्पटन ने इंग्लैंड में म्यूल मशीन का आविष्कार किया। म्यूल मशीन का आविष्कार। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इस प्रकार इस काल में उत्पादन के अनेक, इस प्रकार इस काल में उत्पादन के, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इस प्रकार इस काल में उत्पादन के अनेक उपकरणों एवं तकनीकों का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। तकनीकों का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। इस युग को यांत्रिक युग का नाम दिया गया। इस युग को यांत्रिक युग का नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रबंधन में अनेक नवीन प्रणालियों का विकास हुआ। अनेक
नवीन प्रणालियों का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, हाथ से बनी वस्तुओं का स्थान, हाथ से बनी वस्तुओं का स्थान यंत्रों से बनी वस्तुओं ने ले लिया। यंत्रों से बनी वस्तुओं ने ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट, मानव ने एक नए प्रौद्योगिक युग में, मानव ने एक नए प्रौद्योगिक युग में पदार्पण किया। पदार्पण किया। ठीक है, आ गया सच में। ये थी आपकी औद्योगिक क्रांति का एक कुछ पॉइंट्स जिससे आप औद्योगिक क्रांति को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। इसके आगे हमको पढ़ना है कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या क्या थे और औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो प्रभाव में हम आपको कुछ प्रभाव पढ़ेंगे, जैसे आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, या ये जो जितने प्रभाव हैं वो औद्योगिक क्रांति के कारण पड़े तो उससे समाज में परिवर्तन क्या क्या हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग गांवों से शहरों की ओर गए, तो आपको ये एक छोटी सी प्रक्रिया लगती होगी कि हाँ ठीक है, काम के लिए लोग आज भी जाते हैं और पहले भी जाते थे और आगे भी जाते रहेंगे, तो इसमें नया क्या है। लेकिन इसमें बहुत नया है, जब व्यक्ति अपने स्थानीय क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में जाता है तो सबसे पहले उससे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर वो वहाँ के वातावरण में ढल पाता है। कई बार वो वहाँ पर ढल जाता है, कई बार वो नहीं भी ढल पाता है। तो उसके रीजंस यही होते हैं कि दोनों जगह का, दोनों क्षेत्रों का रहन सहन, खान पान, तौर तरीके सब कुछ अलग होते हैं, और जब उन चीज़ों को अपनाना होता है तो व्यक्ति के सामने चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अब इस औद्योगिक क्रांति से सभी के सामने या समाज के सामने या समाज के लोगों के सामने क्या क्या चेंजेस आए थे वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अभी तक आपको जो पढ़ाया सबको समझ में आ गया? चेहरा तो सब हिला रहे हैं, सच में समझ में आया? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, ओके, तो फिनिश करें आज की क्लास? ओके, ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल।